अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी प्यास। तहरीर रिजवान अली सोमरो। मुझे बचपन से नावल पढ़ने का बेहद शौक था। मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ नावल ही नावल हुआ करते थे, जिससे मेरे घर वाले काफ़ी परेशान रहा करते। मैंने हर तरह के नावलों का मुताला कर रखा था, लेकिन मुझे जासूसी नावल पढ़ने का जुनून की हद तक शौक था। खासकर इब्ने सफ़ी के नावलों का मुताला करने के बाद मुझे पुलिस में मुलाजमत करने का शौक पैदा हुआ और मैं अपने आप को कर्नल फरीदी समझने लगा। चुनाचे मैं तालीम मुकम्मल करने के बाद पुलिस में भर्ती हो गया। जल्दी पुलिस में कुछ केसेस की वजह से मुझे काफ़ी इज्जत भी मिली और मेरे सीनियर मुझ पर भरोसा करने लगे। एक रोज़ मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। इस बोरियत के आलम में सुबह से 2 मरतबा चाय भी मंगवा कर पी चुका था, लेकिन कोई ऐसा केस सामने नहीं आ रहा था जिसको देखकर मैं कह सकूं कि ये कोई ढंग का केस है। शदीद बोरियत के आलम में मैंने मोबाइल फ़ोन उठा लिया। सोच रहा था कि किसको फ़ोन करूं। ऐन उसी वक्त आईजी का चपड़ासी नमदार हुआ। उसके चेहरे पर एक मखसूस किस्म की मुस्कुराहट थी। हाँ वसीम, खैरियत? मैंने गर्दन हिलाई। सर ने याद किया आपको? वो सी मखसूस मुस्कुराहट से बोला। क्या गुस्सा में है? नहीं, कोई मेहमान आए हुए हैं, वो मुस्कुराया। मैं इसी वजह से चाय और बिस्किट लेने जा रहा हूँ, आपको बुलवाया। ठीक है, तुम जाओ। वो चला गया और मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। अपनी वर्दी दुरुस्त की और सर पर हैट लगाया और फिर ऑफिस से बाहर निकल आया। जल्द ही मैं उनके दरवाजे पर मौजूद था। दस्तक दी। इजाज़त मिलने के बाद मैं अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही मैंने एक सलूट झाड़ा, फिर उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मेरे बराबर में एक साहब और बैठे थे, जो कि हुलिया और चेहरे से बड़े ही बावकार मालूम होते थे। उनकी उम्र 60 साल के दरमियान थी। सर के बाल आधे काले और आधे सफ़ेद थे, जबकि दाढ़ी मुकम्मल सफ़ेद थी। मैंने उनका अच्छी तरह से जायज़ा लिया तो अंदाज़ा हुआ कि वो किसी ऐसी परेशानी में मुब्तला हैं जिसका हल सिर्फ पुलिस के पास है। उनको देखकर मैं सोच ही रहा था कि आईजी बोले, नदीम, इनसे मिलो, ये मेरे वाकिफ़कार हैं। कुछ दिनों से ये एक संगीन परेशानी का शिकार हैं। इतना कहकर आईजी खामोश हुए और मेरी तरफ देखने लगे। जी सर, क्या परेशानी है? नदीम, इन्होंने जो कुछ मुझे बताया है उसको सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुम इनकी मदद कर सकते हो। ज़रा नवाजी है जनाब की। मैं मुस्कुराया। मेरा ख्याल है अशरफ, तुम खुद ही इसे सब कुछ बता दो। आईजी साहब की बात सुनकर वो शख्स खंकारा और मेरी तरफ देखकर बोला, मेरा नाम नवाब अशरफ अली है। तुम्हारे आईजी साहब जानते हैं कि हमारा कस्बा अमनो आश्ती का गहवार है। यहाँ की ज़िंदगी कुदरती नज़ारों से भरपूर और अमनो सुकून की ज़िंदगी है, जिसकी वजह से लोग दूर दूर से रसालपुर का रुख करते हैं। इतना कहकर वो खामोश हो गए। उनका अंदाज ऐसा था जैसे बोलने के बाद अपनी बात पर रद्द अमल चाहते हूँ। नवाब साहब, बोलते जाइए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। बेटे, पिछले कुछ दिनों से हमारे कस्बे में खौफ की एक फिजा है। एक खूनी दरिंदे ने पूरे कस्बे को खौफजदा और परेशान कर रखा है। इतना कहते उनके चेहरे पर खौफ दर आया, जिसको देखकर मैं भी चौंक गया। मैं हैरत से उनकी तरफ देख रहा था। यही सोच रहा था कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। एन उसी वक्त वसीम चाय और दूसरे लवाजमात लेकर कमरे में दाखिल हुआ। मुझे इस बात पर भी हैरत थी कि नवाब साहब को महकमे जंगलात के किसी ऑफिसर से रब्ता करना चाहिए। नवाब साहब चाय का कप उठाते हुए दोबारा बोले, दरअसल कुछ दिनों से कस्बे में ऐसे वाक़यात वकूअ पज़ीर हो रहे हैं, जिसकी वजह से कस्बे के लोगों का अमन और सुकून तहो-बाला होकर रह गया है। लोगों ने डर के मारे घरों से निकलना छोड़ दिया है। ओह! अच्छा। नदीम मियाँ, नवाब साहब बुजुर्गाना शफ़क़त से बोले, वो कोई दरिंदा सिफ़्त है, बल्कि मैं तो उसको दरिंदा ही कहूँगा। वो राह चलते हुए लोगों पर हमला करता है और उनके जिस्म के अज़ा को अपने दांतों से भंबोड़ कर रख देता है। यानी वो इंसानी गोश्त खाता है, कोई आदमखोर है? जी, नवाब साहब संजीदगी से बोले। वो इंसानी गोश्त का रसिया बन चुका है और मुमकिन है कि वो खून का प्यासा भी हो। ओह! नदीम, आईजी साहब बोले। मैं हमतन गोश हो गया। नवाब साहब बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर हमारे दर पर हाजिर हुए हैं, क्योंकि लोकल पुलिस को नाकामी हुई है। अब सिर्फ तुम ही इनकी वाहिद उम्मीद हो। सर, मैं मायूस नहीं करूँगा। फिर मैंने नवाब साहब की तरफ देखते हुए पूछा, क्या कुछ अंदाज़ा है कि वो दरिंदा किस नौइयत का है? मेरी बात सुनकर नवाब साहब मुस्कुराए और बोले, वो कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि शायद कोई इंसान है। ये सुनकर मैं चौंका और फिर बोला, ये आप कैसे कह सकते हैं? नवाब साहब कुछ सोचते रहे और फिर बोले, इन सारे सवालात का जवाब आपको मेरे कस्बे में ही मिलेगा। ठीक है जनाब। इतना कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। सच तो यह है कि रसालपुर की मैंने बहुत तारीफ सुनी थी, लेकिन आज नवाब साहब की बदौलत मैं उस खूबसूरत कस्बे में कदम रख रहा था। यहाँ चंद तारीखी इमारतों के अलावा एक तारीखी अजायब घर भी बेहद मशहूर था। इस कस्बे की खूबसूरती उसके मकानात थे, जो कि अब भी कदीम और पुरानी तर्ज पर बने हुए थे। कस्बा अपने सर्द व गर्म मौसम के सबब काफ़ी मशहूर था। गर्मियों में बला की गर्मी और सर्दियों में बला की सर्दी यहाँ का खासा थी। इसी वजह से घरों में रोशनदानों और आतिशदान भी मौजूद थे। मैं यहाँ नवाब के साथ उनकी बड़ी सी गाड़ी में आया था, जिसको एक ड्राइवर चला रहा था। गाड़ी जब कस्बे में दाखिल हुई, मैं शदीद मुतासिर हुआ, जिसकी वजह यहाँ की कदीम इमारतें थीं, जो कि खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थीं। जगह जगह घोड़ा गाड़ियाँ भी दिखाई दे रही थीं, जिनके कोनों पर गैस की लालटेनें लगी हुई थीं। वाकई इनमें सफ़र करने का एक लुत्फ़ ही अलग था।
मेरा ख्याल है इतनी तरक्की करने के बावजूद भी यहाँ के लोगों ने कदीम चीज़ों को एक यादगार के तौर पर रख छोड़ा था। बहुत से लोगों को अपनी माजी से चिपके रहने की आदत होती है, इसीलिए यहाँ सादगी दिखाई दे रही थी। हम लोग तकरीबन मुसलसल 14 घंटे के सफ़र के बाद यहाँ पहुंचे थे। इस वजह से हम काफ़ी थक चुके थे। चुनाचे मेरा सामान नवाब साहब के रेस्ट हाउस में ही रखवा दिया गया। दौरान सफ़र में गाड़ी में ऊँगता रहा, सोता रहा और ऊँगने और सोने के दरमियान ही सारा सफ़र तय हो गया। नवाब साहब की हवेली बिलाशुबा बहुत ही शानदार और शाहाना अंदाज की कदीम इमारत थी, जो कि नवाब साहब के बुजुर्गों की अजमत और जाहो जलाल का मुंह बोलता सबूत थी। हवेली में दाखिल होने के बाद मुझे एक बड़े से कमरे में बिठा दिया गया। ये शायद मेहमान खाना था। थोड़ी ही देर के बाद निहायत ही लजीज किस्म के मशरूबात से हमारी तवाज़े हुई। नवाब साहब तो हवेली में दाखिल होने के बाद ही लापता हो गए। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक अधेड़ उम्र शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसकी उम्र 40 से 45 साल के आसपास थी। सर के बाल आधे काले और आधे सफ़ेद थे, जबकि दाढ़ी की भी यही कैफियत थी। उसने जिस्म पर एक बहुत ही सादा सा लिबास पहन रखा था और कंधे पर रुमाल लटक रहा था। उसने मुझे सलाम किया और बोला, बाबू साहिब, मैं इस हवेली का पुराना नमकवार हूँ। नवाब साहब ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है ताकि आपको शिकायत का मौका न मिले। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा तो उसकी रंगत स्याही माइल थी और आंखें जर्द जो कि एक वीरान सा तासुर पेश कर रही थी। ना जाने क्यों मुझे उसकी आंखें देखकर खजान रसीदा पत्तों की याद आ गई, जो कि दरख्तों से टूटने के बाद बेवजन होकर इधर उधर डोलते फिरते हैं। बाबा जी, तुम्हारा नाम क्या है? सरकार, नाम में क्या रखा है, हम तो गुलाम हैं आपके। आप हमें बाबा जी कहकर पुकार लिया करें। ठीक है, लेकिन आप गुलाम नहीं, मेरे लिए बुजुर्ग का दर्जा रखते हैं। मैंने बगौर उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक बात पूछूं? जी। ये आपकी आंखें जर्द क्यों हैं? मेरी बात सुनकर वह चौंक गया। उसके चेहरे के तासुरात अजीब हो गए। ऐसा लगा कि जैसे वो कोई बात मुझसे छुपाना चाह रहा हो। फिर वो मुर्दा से लहजे में बोला, सरकार, दरअसल बचपन में हमको एक अंग्रेजी बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी आंखों का रंग जर्द पड़ गया। अंग्रेजी बीमारी? मैं चौंक गया। हाँ सरकार, उसका बहुत मुश्किल नाम था। अंग्रेजी में उर्दू में उसको क्या कहते हैं वो हम भूल गई। उसके अंदाज से साफ लग रहा था कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था, मगर क्यों? तो इलाज नहीं करवाया था क्या? करवाया था, बहुत करवाया, लेकिन अब्बा के इंतकाल के बाद सब खत्म। खैर, उस दिन के बाद से इस बीमारी ने मुझे परेशान भी नहीं किया। फिर मैंने भी कोई तवज्जो नहीं दी। तुम काफी दिलचस्प आदमी हो। मैं मुस्कुराया। हजूर की मेहरबानी है। वो मुस्कुराया, फिर यूं चौंका जैसे कोई बात याद आई हो। हजूर, एक बात और, अभी थोड़ी ही देर में खाना लगने वाला है, तो नवाब साहब आपके साथ ही खाना खाएंगे। आप खाने से पहले अगर ताज़ा दम हो जाए तो खाने का मज़ा आ जाएगा। वाकई मैं काफ़ी कसलमंदी सी महसूस कर रहा था, चुनाचे में उठ खड़ा हुआ। सरकार, मैं आपको आपके कमरे में लिए चलता हूँ, वहाँ आप गुसल भी फरमा लीजिएगा, बाबा मुस्कुराकर बोले। मैंने तायद में सर हिला दिया और फिर हम दोनों मेहमान खाने से निकल आए। बाबा ने ज़बरदस्ती मेरे हाथ से बैग ले लिया। एक राहदारी से गुजरते हुए मेरी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई। वो आज भी मेरी यादों की दीवार पर नक्श है। जब वो मेरे सामने से गुजरी तो वक्त ने सांस लेना छोड़ दिया। वो तेज तेज कदमों से हमारे करीब से गुजरती चली गई। ये साहबा कौन थी जो यहाँ से गुजर कर गई है? ये तो नौरीन बीबी हैं, बाबा मुस्कुराकर बोले, नवाब साहब की इकलौती बेटी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो मुझे लेकर मेरे कमरे में दाखिल हो गया, जो मेरे लिए मुख्तस किया गया था। उसके जाने के कुछ ही लम्हों के बाद मैं वॉशरूम में जा घुसा। ठंडे पानी से नहाने की शदीद तलब दिल में जो उठी थी। रात का खाना काफ़ी पुरतकल्लुफ़ था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम इतने लजीज खाने खाए थे। कश्मीरी पुलाव, बिरयानी, दाल चावल, तीतर या बटेर, दोनों में से किसी एक परिंदे का गोश्त, चिकन की कढ़ाई, रोगनी रोटियां, मीठे में खीर, कस्टर्ड वगैरह सब कुछ तो मौजूद था। सोच रहा था मैं क्या खाऊं। बिरयानी और पुलाव, दाल चावल तो मैं खाता ही रहता था। चुनाचे तीतर और बटेर पर मेरी प्रैक्टिस ना होने के बराबर थी। नवाब मेज़बानी में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ रहे थे। भरपूर सेर होकर खाने के बाद नवाब ने पानों से मेरी खातिर तवाज़े की। अगर नौरीन साथ होती तो अच्छा होता। नवाब ने मेरे दिल की बात कह दी और उनकी बात ने मेरे दिल में जलतरंग सी बचा दी। मैं यही सोच रहा था कि नवाब साहिब अकेले क्यों खा रहे हैं। वो क्यों नहीं आई? दरअसल वो बीमार है, इसलिए मैंने उसको कमरे से निकलने से मना कर दिया था। मैं खामोश रहा। पान खाने के बाद कॉफ़ी का दौर चला। मैं और मेरी बेटी इस हवेली में काफ़ी हद तक महफूज हैं, लेकिन इलाके में होने वाली ये वारदातें जो कि काफ़ी हद तक जानलेवा हैं। नवाब का लहजा तशवीशनाक हो गया। तो आपने इस सिलसिले में अब तक क्या कार्रवाई की? नवाब साहब ने तवील सांस ली और बोले, बात यह है कि हमने हर तरह से निगरानी और चौकीदारी कर ली। कस्बे में मौजूद फोर्सेस से भी मदद ली, लेकिन बेसूद। हर तरफ से मायूस होने के बाद लोगों के मशवरे पर मुझे शहर से तुमको बुलाना पड़ गया, क्योंकि शहर की पुलिस काफ़ी काबिल और होशियार होती है। ठीक है नवाब साहब, आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बाकी जो अल्लाह की मर्जी। मेरा अच्छा खासा पुरौनक कस्बा वीरान होकर रह गया है। लोगों ने रातों के वक्त घर से निकलना छोड़ दिया है। रात के वक्त पूरा इलाका कब्रिस्तान का सा मंजर पेश करने लगा है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ सोचने लगा और फिर उनसे पूछा, नवाब साहब, जो मैं आपसे पूछूं उसका ठीक जवाब दें। जी। ये वारदातें कहाँ हुई हैं?
क्या आप मुझे इस बारे में कोई आगाही दे सकते हैं? वारदातों की कोई एक मखसूस जगह नहीं। उस दरिंदे को जहां बंदा दिखा वहां उसने अपना दांव खेल दिया। ओह अच्छा। क्या यहाँ करीब कोई जंगल है? है तो सही, मगर उसमें दरिंदे नहीं हैं, नवाब साहब ने बताया, जिसकी वजह से मैं चौंक उठा। क्या मतलब? मेरे मुंह से अजगुद निकला। शिकारी आए दिन वहां हिरणों और बारहसिंगों का शिकार करने आते हैं, और इनके अलावा जंगल हर किस्म के दरिंदों से आ रही है। तो फिर वो दरिंदा कहाँ से आया? मैं जेरे लब बड़बड़ाया। और किसी ने उस दरिंदे को देखा भी है क्या? यह सुनकर नवाब के लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी और वो बोले, तुमने मेरी तवक्को के मुताबिक सवाल किया है। जी। मेरे अंदाज में हैरत थी। बेटा, दरअसल एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ हूं कि ये किसी इंसान का काम है। बताएं क्या हुआ था? इलाके के एक आदमी उसी दरिंदे की वजह से गोली का निशाना बन गया। वो किस तरह? उसने शायद उस दरिंदे को देख लिया था। वो मुझे शायद इस बारे में आगाह करना चाहता हूँ। अच्छा। ये कहकर मैं नवाब की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे मैं मजीद कुछ और जानना चाहता हूँ। रात का वक्त था। नवाब साहब सोचते हुए बोले, वो बेचारा बदहवासी के आलम में हवेली की तरफ भागता हुआ है और मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। तो क्या चौकीदार ने आपको उससे मिलवा दिया? नहीं। नवाब साहब ने आह भरी। क्यों? ये सुनकर नवाब साहब गड़बड़ाए। उनका यूं गड़बड़ाना मुझे शक में मुब्तला कर गया। क्या नवाब साहब का जाहिर और बातिन बिल्कुल अलग है? वो जो नजर आने की कोशिश करते हैं वो है नहीं। बात यह है कि उस वक्त मैं सो रहा था जब चौकीदार और उस आदमी की बहस हुई। चौकीदार का मुसलसल यही कहना था कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन उस आदमी के बहुत असरार करने के बाद चौकीदार मुझे जगाने आया। नवाब साहब के लहजे में एतमाद का फुकदान था। उस आदमी ने ऐसा क्या कहा था कि चौकीदार अपनी जगह छोड़कर आपके पास दौड़ा चला है? वो उस दरिंदे के मुतल्लिक बताना चाहता था। ये सुनकर चौकीदार मेरे पास चला आया, उसको दरवाजे पर छोड़कर। जैसे ही उसने मुझे उठाया उसी लम्हे एक गोली की आवाज़ सुनी। जब हम वहां पहुंचे तो वो आदमी खून में लथपथ तड़प रहा था। उसने हवेली की तरफ इशारा किया और फिर दम तोड़ दिया। ये कहकर नवाब साहब खामोश हो गए। कमरे में ऐसा सकूत था जैसे हम दोनों किसी वीरान खंडर में खड़े हों। वो आदमी कौन था? काफी देर के बाद मेरे मुंह से निकला। उसका नाम दीन मोहम्मद था। लोग प्यार से उसको दीनू कहकर पुकारते थे। पिछली गली में ही उसका घर था। एक बीवी और दो बच्चों के साथ रहता था वो बेचारा। नवाब साहब ने आ भरी। अब उसकी मौत के बाद तो उस खानदान की कफालत मैं ही कर रहा हूँ, नवाब साहब ने भराई हुई आवाज में कहा। इसका मतलब है कि दीनू उस दरिंदे से वाकिफ हो चुका था। ये भी हो चुका है कि दरिंदा उसके सामने ही वारदात सारे अंजाम दे रहा हो और दीनू ने उसको देख लिया हो। हो सकता है कि दीनू उसकी ज़ात के बारे में वाकिफ हो चुका हो। नवाब साहब अजीब से लहजे में बोले, यही बात होगी तो फिर यहाँ की पुलिस ने अपनी तफ्तीश क्यों नहीं की थी छानबीन, नतीजा ला हासिल। एक हफ्ते तक इलाके में दिन रात सख्त चेकिंग रही, लेकिन इसके बाद फिर ये केस फाइलों में दब कर रह गया। तो इसका मतलब हुआ कि पुलिस वालों की कारकर्दगी सिफर है। मैं क्या कह सकता हूँ? नवाब ने शाने उचकाते हुए जवाब दिया। ठीक है नवाब साहब, मैं कल से इंशाल्लाह आपके काम का आगाज करता हूँ। सबसे पहले तो मैं थाने का रुख करूंगा, उन लोगों से मालूम करूंगा कि क्या तीर मारा है उन लोगों ने। बस बेटा, तुम कुछ भी करो, लोगों को इस जुल्म से निजात दिलाओ। मैं दीनों की लाश को कभी नहीं भूल सकता। वो बेचारा मेरे पास आया था, लेकिन यहाँ उसको मौत मिली। क्या ऐसी वारदातें रोज नहीं होती हैं? नहीं, हफ्ते में एक बार ऐसा जरूर होता है। क्या उसने मर्दों को निशाना बनाया है या औरतों को भी? अरे जो भी मिल जाए। अच्छा एक बात और, क्या जिन पर हमला होता है वो सब के सब मारे जाते हैं? हाँ, जिनकी गर्दनों को वो भंबोड़ता है वो मारे जाते हैं और बाकी बच जाते हैं। अब तक कितने लोग बचे हैं? वो तो उसकी पहचान कर पाए होंगे। नहीं। क्यों? मैंने हैरत से पूछा। यह सुनकर नवाब साहब खामोश हो गए, फिर बोले, भाई उन लोगों को कुछ होश नहीं होता कि क्या हो रहा है। बस एकदम उनकी आंखों के गिर्द अंधेरा छा जाता है। जब वो होश में आते हैं तो अस्पताल में होते हैं। उनकी हालत काफ़ी बदतर होती है और जिस्म से काफ़ी खून भी बह चुका होता है। मगर बच जाने वाले ऐसे अफराद की तादाद बहुत कम है। मैं ऐसे लोगों से भी मिलूंगा। एक आखिरी बात, क्या जख्मी और मर जाने वालों के जिस्मों पर किसी भी किस्म के निशानात मिलते हैं? मतलब किसी के दांतों के निशानात वगैरह? इस बारे में मुझे नहीं मालूम, नवाब साहब बोले। शायद पुलिस कुछ बता सके, क्योंकि खून आलूद जिस्मों को देखना मेरे बस की बात नहीं। वो झुरझुरी लेकर बोला। मैं खामोश रहा। नवाब साहब से मेरी तफ्तीश ने मुझे नए जाविये दिखाए। मैं किसी और रुख पर सोच रहा था। मुझे बैठे हुए काफ़ी देर हो गई थी। मैं उठने ही वाला था कि अचानक अजीब सी आवाज़ गूंजी, जैसे कोई कराहा हो। वह दर्द भरी तेज किस्म की आवाज़ थी। मैं सोच ही रहा था कि अचानक नवाब साहब की आवाज़ उभरी, अब तुम जाकर सो जाओ, कल से इस केस पर काम शुरू कर देना। जल्दी जाओ, वो बदहवासी से बोले। मैंने देखा कि उनके चेहरे के तासुरात अजीब से थे। मैं यही सोच रहा था कि नवाब साहब इतने बदहवास क्यों हो गए। एक बार फिर नवाब की शख्सियत मेरे नज़दीक और मुतनाज़ हो गई। उनके नाम के गिर्द मैंने अपने जहन में एक सुरख दायरा बना लिया। मैं उस आवाज़ के मुतालिक सोच रहा था जो गूंजी थी और नवाब ने इसको नज़रअंदाज करते हुए काफ़ी पुरस्कार रवैया अपनाया था। कौन था वो? किसकी आवाज़ थी? मैं यही सोच रहा था। यही सोचते सोचते मैं अपने कमरे में चला आया, लिबास तब्दील किया
और बिस्तर पर लेटकर एक नॉवल का मुतालिया करने लगा। लेकिन नॉवल में मेरा दिल न लगा। चुनाचे मैंने नॉवल को बिस्तर पर रखा और उठकर टहलने लगा। मेरा दिमाग नवाब साहब के पुरस्कार रवैये पर ही सोचे जा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को जख्मी करने और भंबोड़ने में नवाब का हाथ हो। अगर ऐसा है तो क्यों? सोच सोचकर मेरे सर में दर्द होने लगा और चाय की तलब सताने लगी। ऐन उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं चौंक उठा। कौन है? मैं हूँ, बाबा जी। बाबा जी की जानी पहचानी आवाज़ सुनकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सामने बाबा जी खड़े थे। चाय पीनी है हजूर? चाय का सुनकर मैं खुश हो गया, क्योंकि मैं चाय की तलब और ज़रूरत महसूस कर रहा था। अभी लाया, ये कहकर बाबा जी बाहर निकल गए। मैं एक बार फिर सोचों में गुम हो गया। ये केस मुझे अपनी नौयत का अलग ही दिखाई दे रहा था। बाबा जी को तो कुछ मालूमात होंगी, चुनाचे इस बारे में मुझे बाबा जी को टटोलना था। जल्द ही वो चाय बनाकर ले आया। क्या ख्याल है बाबा जी? किस बारे में? ये जो वारदातें हो रही हैं, मैं इनके बारे में पूछ रहा हूँ। मेरी बात पर वो चौंक गया और इधर उधर देखता हुआ बोला, मैं आपको सच बताऊं? मैं उसकी बात पर चौंक गया। वो मेरी तरफ ही मुतवज्जा था। कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, हो सकता है कि आप यकीन ना करो। उसका लहजा ड्रामाई हो गया। बाबा जी आप बोलते जाओ, मेरे काम की जो भी चीज़ होगी वो मैं खुद ही निकालूंगा। वो कोई आसमानी आफत है? आसमानी आफत? मैंने हैरानगी से पूछा। हाँ, लिख कर रख लें, वो कोई आसमानी आफत है। मैं समझा नहीं। हाँ हजूर, ऐसी आफतें जो हैवानी शक्ल में होती हैं और किसी और को दिखाई नहीं देती, वो इंसानों की दुश्मन होती हैं। उन्होंने इंसानों का खून चूसना होता है। ये सुनकर मैं हंस पड़ा। इन सब चीज़ों की हकीकत कहाँ है बाबा जी? ये तो सब किसी कहानियों तक ही महदूद हैं। ये सुनकर वो मुझे ऐसे देखने लगा कि जैसे मेरी कम अकली पर मातम कर रहा हो। मैं उन बदअरवाह भूत प्रेतों को अपनी आंखों से देख चुका हूँ। वो ड्रामाई लहजे में बोला। अच्छा? हाँ, मैं अपनी आंखों से भूतों को देख चुका हूँ। कई बार तो मेरे पीछे लगे, मगर मैं भाग खड़ा हुआ। ओह, मेरे मुंह से निकला। फिर मैंने मोहतात अंदाज में कहा, एक बात बताओ। बोलें? ये बता दूं कि तुम्हारी चाय बहुत ही ज़बरदस्त थी और तुम रोज़ ऐसी चाय मुझे बनाकर पिलाया करो। शुक्रिया। वो खुश हो गया। अच्छा, तो ये बताओ कि रात मैंने एक आवाज़ सुनी थी जब मैं नवाब साहब के साथ खाने पर था। कैसी आवाज़? उसके अंदाज में हैरत थी। आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई तकलीफ में कर रहा हो। मेरी बात सुनकर बाबा जी का चेहरा फीका पड़ गया। मैं बगौर उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे की बदली हुई रंगत मुझसे पोशीदा न रह सकी। उसको खामोश देखकर मैं बोल उठा, बोलो, तुम इस बारे में क्या जानते हो? हाँ बाबूजी। उसका लहजा अफसरदा था। लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों? नवाब साहब ने मना किया है। मैंने उसकी तरफ बगौर देखा। ऐसी क्या बात है? ये उनका ज़ाती मामला है और मुझे सख्ती से मना किया हुआ है कि इस मामले पर मैं अपनी ज़ुबान बंद रखूं। वो संजीदगी से बोला और कप उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। मैं उसको जाता हुआ देखता रहा। दूसरे दिन सुबह नाश्ता मुझे कमरे में ही दिया गया। मैंने नवाब साहब का मालूम किया तो वो मौजूद नहीं थे। चुनाचे मैं थाने की तरफ निकल खड़ा हुआ। गेट के अंदर दाखिल हुआ। राहदारी में काफ़ी गहमा गहमी थी। लोग आ जा रहे थे। कई हवालदार भी इधर उधर ढोलते फिर रहे थे। एक कितार में कमरे बने हुए थे। दरवाजे पर थानेदार की तख्ती देखकर मैं वहीं रुक गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, दरवाजे पर तैनात संतरी मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगा। ओए, क्या बात है? इंस्पेक्टर से मिलना है। क्यों? ज़रूरी काम है। कौन सा ज़रूरी काम? वो मुंह बिगाड़ कर बोला। अरे, कह जो दिया कि आपको नहीं बता सकता। इंस्पेक्टर साहब मसरूफ़ हैं, इंतज़ार करो। ये सुनना था कि मुझे तैश आ गया। हटो इधर से। मैं उसको धक्का देते हुए अंदर दाखिल हो गया। अरे अरे, वो भी मेरे पीछे अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर मेरी तवक्को के बरखिलाफ नहीं था। हमारे मुल्क के थाने और ख़ासकर गांव देहातों के थानों में ऐसे मनाजिर बहुत देखने को मिलते हैं। थानेदार कुर्सी पर पैर पसारे बैठा था। उसने वर्दी उतारकर खूंटे से टांगी हुई थी और एक मालिश वाला उसके सर की मालिश और चंपी करने में लगा था। और थानेदार के चेहरे पर निहायत ही सुकून था। चेहरे पर खुमार आलूद तासुरात थे और उसकी आंखें बंद थीं। सर जी, ये साहब बगैर पूछे अंदर दाखिल हो गए हैं। जवाब में उसने अपनी आंखें खोली, नीमवा नजरों से मुझे देखा और कदरे मखमूर लहजे में बोला, ए कौन हो? यूं मुंह उठाए अंदर कैसे आ गए? जवाब में मैंने उसको गुस्से से देखा और फिर कहा, यह थाना है, आपके अब्बा जी का घर नहीं। अब्बा जी का नाम सुनते ही वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ए कौन हो तुम? अभी हवालात में डालकर 2 डंडे मारूंगा, तुम सीधे हो जाओगे। उसकी बात के जवाब में मैंने अपनी जेब से सर्विस कार्ड निकालकर उसके सामने कर दिया। जैसे ही उसने मेरा सर्विस कार्ड देखा, उसकी सारी हेकड़ी एकदम ही हवा हो गई और फिर वो बड़ी तेजी से उठ खड़ा हुआ। हवलदार के चेहरे पर भी सरासीमगी के आसार थे। सॉरी सर। फिर हवलदार की तरफ देखकर, अब एजाज साहब के लिए समोसे और चाय ला। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराकर बोला, रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं। मगर वो हवलदार जा चुका था और साथ ही मालिश वाला भी। अब मैं इंस्पेक्टर की तरफ मुतवज्जा हो गया। मैं उन अजीबोगरीब वारदातों के सिलसिले में यहाँ आया हूँ क्योंकि उनकी शोहरत शहर तक जा पहुंची है। ओह। थानेदार के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। फिर वो संभल कर बोला,
जनाब, आपने क्यों तकलीफ की? हम लोग सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैंने तंजी अंदाज में कहा, देख रहा हूँ आप लोगों की कोशिश। मेरी बात सुनकर वो खिसियाना सा हो गया। मुझे दरिंदा केस की फाइल दरकार है, ताकि मैं भी जरा इस मामले की छानबीन कर लूँ। दरिंदा केस? थानेदार ने हैरत से कहा। हाँ, मैंने इन वाकयात को दरिंदा केस का ही नाम दिया है। ये दरिंदा अब तक कितने लोगों का निशाना बना चुका है, और ये सिलसिला कब से जारी है? मेरी बात सुनकर थानेदार ने थोड़ी खुजाई और बोला, जनाबे वाला, ये कोई ऊपरी मामला लगता है, क्योंकि यहाँ के जंगल दरिंदों से आ रही हैं और ये काम कोई इंसान तो कर नहीं सकता। ऊपरी मामला? जी हाँ। थानेदार जरा आगे झुकाया। वो और भी कुछ कहने वाला था कि चाय और समोसे आ गए, लेकिन मैं उसी की तरफ देख रहा था। आप ऊपरी मामले की वजाहत कर रहे थे? थानेदार बोला, हजूर, मैं तो ये कह रहा था, जहाँ जहाँ ये वारदातें हो चुकी हैं वहाँ रात रात भर पहरा दिया गया, मगर कोई भी नतीजा नहीं निकला। वो उधर भटकता ही नहीं और उसे कभी किसी ने नहीं देखा। तुम किस तरह कह सकते हो इंस्पेक्टर? मैंने उसको घूरा। दीन मोहम्मद नाम के आदमी को गोली मारी गई थी। वो नवाब साहब को शायद इसी बारे में बताने आया था। थानेदार चौंका और फिर जल्दी से बोला, वो जाती दुश्मनी की बुनियाद पर मारा गया। जाती दुश्मनी? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ जनाब, मैंने मालूम कर लिया, और जिस पर हमें शक था उसको हवालात में भी बंद कर रखा है। तो क्या दीनू को उसी ने गोली मारी थी? जी हाँ, लेकिन वो कबूल नहीं रहा। अभी हमारी तफ्तीश जारी है और आले कत्ल भी बरामद कर लिया है। ओह, जी हाँ। तो फिर पिस्तौल पर उसकी उंगलियों के निशानात भी होंगे? मैंने कुछ सोचकर कहा। नहीं जनाब, उंगलियों के निशानात तो नहीं मिले, क्योंकि कातिल बहुत चालाक है। उसने दस्ताने पहनकर पिस्तौल चलाया होगा। उसकी बात सुनकर मैंने सर हिलाया। अच्छा, एक बात बताओ, जो लोग उस दरिंदे की जात में आते हैं और उसका शिकार बनते हैं, उनके जिस्म पर कोई निशान वगैरह होता है? मेरा मतलब है कि किसी के दांतों के निशानात या फिर भंभोड़ने की अलामत? नहीं, बस उसका जिस्म उधड़ा हुआ होता है, जैसे गोश्त खाया गया हो या फिर खून पिया गया हो। ओह, जी हाँ। अब तो हमारी यही समझ में आ रहा है कि ये कोई आसमानी बला है जो इस इलाके पर नाजिल हुई, वरना इस सिलसिले में मैंने अब तक क्या कुछ नहीं किया। लेकिन सब कुछ ही बेसूद साबित हुआ। मैंने कोई जवाब ना दिया। कुछ देर बाद कहा, फिलहाल मैं दीनू के कातिल से मिलना चाहता हूँ। दीनू के कातिल से? वो चौंक गया। शायद मेरी इस फरमाइश की उसे तवक्को नहीं थी। आपने उसको हिरासत में रखा हुआ है और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है। थानेदार कुछ सोचकर उठ खड़ा हुआ। जल्दी वो मुझे काल कोठरी वाले हिस्से में ले आया, जहाँ एक शख्स तन्हा और उकड़ों बैठा हुआ था। एक हवालदार ने ताला खोला, जिसकी आवाज़ सुनकर वो चौंका और साथ ही खुशी से उछला। क्या मैं रिहा होने वाला हूँ? बकवास बंद कर ओए, थानेदार डपट कर बोला। और फिर हम तीनों अंदर दाखिल हो गए। मैं गौर से इस दुबले पतले आदमी को देख रहा था, जिसके चेहरे पर रंजो गम के आसार थे। वो मेरी तरफ गौर से देख रहा था, फिर बोला, साहब, आप इस इलाके में नए दिखाई देते हो। मेरा यकीन करो साहब, मैंने दीनू चाचा को नहीं मारा। अरे, मेरी उनसे मुंह मारी हुई थी, वो भी 2 दिन पहले। भला मुंह मारी पर कोई किसी को मारता है क्या? झगड़ा किस बात पर हुआ था? मैंने गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो दादा जान के मकान पर कब्जा किए बैठे थे और मैंने कई बार उनसे वालिद साहब के हिस्से का तकाजा किया, मगर वो हर बार मना करते। उस दिन मुझे शदीद गुस्सा आ गया और मैंने उसका गिरबान पकड़ लिया। क्यों? थानेदार ने तंजिया अंदाज में कहा। फिर जब आसपास के लोगों ने बीच बचाव करवाया तो तुमने बड़ी बड़ी धमकियां दी और मौका देखकर उनको जान से मार दिया। ये गलत है, गलत है। मैंने चाचा को धमकी जरूर दी थी, मगर जान से मारने का कोई इरादा नहीं था। यह सुनकर थानेदार तंजिया अंदाज में मुस्कुराया और बोला, बच्चू, सारे मुजरिम ऐसे ही कहते हैं। जिस दिन भी आला कत्ल मिला उस दिन तेरी बोलती बंद। फिर मैं देखूंगा कि तुम कितने पानी में हो। मैं तुमको मुजरिम जरूर साबित करूंगा। नहीं साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं कुछ सोच रहा था, फिर एक तवील सांस ली और बोला, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बाद में इस मामले को देखता हूँ। क्या कुछ ऐसे गवाह मौजूद हैं जिन्होंने उस दिन दीनू से झगड़ते हुए से देखा था? हाँ जनाब। बिल्कुल जनाब, ये ज़मीन का झगड़ा था, जिसमें अक्सर कत्लो गारत भी हो जाती है, और इसने भी यही किया। वो कैदी की तरफ इशारा करके बोला। नहीं नहीं, वो कैदी नफ़ी में सर हिलाकर बोला, मैंने दीनू चाचा को नहीं मारा, मैंने उनका कत्ल नहीं किया, मैंने किसी चूंटी का भी खून नहीं किया, अल्लाह की कसम। मैं बहुत कुछ सोचता हुआ वापस लौट आया। अभी उन लोगों से मिलना था जो इन हादसात में बच गए थे, लेकिन इससे कबल नवाब साहब से मिलना ज़रूरी था। यही वजह था कि मैं वापस हवेली लौटा तो नवाब साहब खिलाफ तवक्को मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। इधर मैंने हवेली में कदम रखा, उधर मुझे बाबा जी नजर आए, जो कि नवाब साहब का पैगाम लेकर मेरे मुंतज़िर थे। मैं तो खुद ही नवाब साहब से मिलना चाह रहा था, इसलिए बाबा जी के साथ उनके कमरे की तरफ दौड़ा। इत्तफाक से कमरे के दरवाजे पर ही उस कताले आलम से मुलाकात हो गई। मैं एक बार फिर उसके हुस्न का असीर हो गया। नवाब को थोड़ी ही देर के लिए फरामोश कर दिया। वो भी शायद कमरे में दाखिल होती, लेकिन मुझे देखकर रुक गई और मुझे सर से पैर तक घूरती हुई बोली, कौन हो तुम? नदीम शहराजी। मेरे मुंह से अज खुद निकला। अरे, नाम से क्या होता है? उसकी निगाह और शिद्दत इख्तियार कर गई। काम बताओ। काम?
मैं सोच में पड़ गया। मैं नवाब साहब से मिलने आया हूँ। क्यों? वही ठलाकर बोली। ओह अच्छा, तुम यहाँ खड़े मेरा मुंह क्यों तक रहे हो? जाओ अंदर, वो मुंह बनाकर बोली। मैं बेख्तियार सर खुजाता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। नौरीन भी मेरे अकब में अंदर दाखिल हुई थी। नवाब साहब किसी किताब का मुतालिया कर रहे थे। मेरे बोलने से पहले नौरीन बोल उठी, डैड, इस आदमी को आपने बुलाया था? हाँ बेटी, वो फौरन बोले। मगर तुम यहाँ किस काम से आई हो? कुछ नहीं डैड, वो अपनी पेशानी रगड़ कर बोली। इस चक्कर में भूल ही गई मैं आई किस काम से थी। मेरी हंसी निकल गई। नवाब साहब भी मुस्कुराए। मेरी हंसी सुनकर वो मुझे कहर आलूद निगाहों से देखने लगी। नवाब साहब उसकी तरफ देखकर बोले, कोई बात नहीं, तुम जाओ, जब याद आ जाए तो चली आना। ये ठीक है, वह सर हिलाकर बोली। उसके जाने के बाद नवाब की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। बहुत भोली है मेरी बच्ची। उसके अंदाज में मोहब्बत थी। जी। और सुबह से कहाँ गायब हो? थाने गया था, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा, मैं तुमको ढूंढ रहा था, तुम बताकर भी नहीं गए। जहां जाओ बताकर जाया करो, समझ गए? जी माजरत, मैंने चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार पैदा करते हुए कहा। आप थे नहीं इसलिए बगैर बताए निकल खड़ा हुआ। कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, मगर मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी पता चला लूंगा और वो दरिंदा हमारे सामने होगा। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। आईजी ने तुम्हारा इंतखाब गलत नहीं किया। उनकी बात का मैंने जवाब नहीं दिया, बल्कि मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। मेरे दिमाग में तो वही आवाज़ गर्दिश कर रही थी जिस पर नवाब साहब का चौंकना काफ़ी हद तक मायनेखेज था। मैंने सोचा कि अब नवाब से इस बाबत दरियाफ्त कर लिया जाए। मैंने जब पूछा तो नवाब साहब को जैसे चुप सी लग गई। उनकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर मैंने उनसे दोबारा उस आवाज़ के बारे में पूछा। क्या बात है, आप कुछ छुपा रहे हैं? हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ कि छुपा लूँ, लेकिन ऐसा मुश्किल ही लग रहा है। क्या मतलब, क्या कोई ऐसी बात है जो आप बताना नहीं चाहते? हाँ, ऐसा ही समझ लो। उनका लहजा खुश्क हो गया। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया और लम्हाती तवक्कुफ के बाद मैंने उनसे कहा, नवाब साहब, मैं आपके केस पर काम कर रहा हूँ और मेरा हर बात जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझे अंधेरे में रखेंगे तो ये एक जुर्म तस्वुर किया जाएगा। मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया। बिल्कुल, बशर्ते कि बात का ताल्लुक केस से ना हो। इस बात का फैसला तो मैंने करना है कि कौन सी बात केस से ताल्लुक रखती है और कौन सी नहीं। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई और चंद लम्हों के बाद उन्होंने मुंह खोला और बोले, दरअसल बात यह है कि इस बात का केस से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि यह हवेली की चार दीवारी से मुतल्लिक है और मैं ऐसी हरकत क्यों करूंगा जिससे मैं ही मुजरिम साबित हो जाऊं। नवाब की बातों में मुझे वजन लग रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा है। मेरी छठी हिस्स बहुत तेज़ है। इसी एहसास ने मुझे बावर कराया कि कमरे के बाहर कोई मौजूद है। मैंने मुंह पर उंगली रखकर नवाब साहब को खामोश किया और फिर दबे कदमों आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन दूसरा लम्हा मेरे लिए हैरतों से भरा था, क्योंकि वहां कोई नहीं था। मैंने जल्दी से राहदारी में झांका। राहदारी में कदरे अंधेरा था। अचानक मुझे कोई नजर आया जो कि दूसरी तरफ मुड़ा था। मैं तेजी से उस तरफ पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने इधर उधर देखा। अचानक मुझे नौरीन बीबी आती हुई नजर आई, जिसको देखकर मैं चौंक गया। उस वक्त नौरीन बीबी का होना काफी मायनेखेज था। नौरीन तेज तेज चलती हुई हमारी तरफ आ रही थी। आप? मैंने उलझन भरे लहजे में उसकी तरफ देखा। हाँ, मुझे वो बात याद आ गई। फिर वो तेजी से नवाब के कमरे की तरफ चल दी। मैं अभी उसके पीछे पीछे था। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, मैंने देखा कि नवाब उलझन के आलम में फर्श पर टहल रहा था और साथ ही बाबा जी खड़े थे। उनके चेहरे पर फिक्र व तरद्दुद के आसार थे। नवाब साहब अपनी बेटी को देखकर चौंके और फिर मुझसे मुखातिब होकर बोले, क्या हुआ? तुम इतनी बदहवासी में उठकर क्यों भाग गए थे? मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे के बाहर कोई खड़ा हमारी बातें सुन रहा था। डैड, मुझे वो बात याद आ गई। बेटी तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ, नवाब ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। नवाब साहब की बात सुनकर वह मुझे घूरती हुई चली गई। नौरीन का यहाँ इस वक्त राहदारी में नजर आना और किसी का गायब हो जाना खालियज इल्लत नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि नौरीन ही हमारी बातें सुन रही हो, मगर क्यों? और वो क्या बात थी जिसको नवाब ने छुपाया था? अचानक नवाब साहब की आवाज़ मैंने सुनी जो कह रहे थे, बेटे क्या वाकई दरवाजे के बाहर कोई था? पता नहीं, मगर मुझे ऐसा लगा कि जैसे राहदारी से कोई मुझे देखकर भागा हो। अच्छा, नवाब साहब चौंके। खैर कोई बात नहीं, मैं जल्द पता लगा लूंगा। आप बस मुझे वो बात बताएं जो आप छुपा रहे थे। अच्छा, वो मुर्दा सी आवाज़ में बोले, आओ मेरे साथ। इतना कहकर वो मुझे लेकर हवेली के पिछले हिस्से की तरफ निकल आए। यूं लग रहा था कि जैसे यहाँ से इस हवेली को पाट दिया गया हो। इसको दो हिस्सों में बांटा गया था। यहाँ जो दीवार खड़ी थी वो कदीम ज़माने की हरगिज़ नहीं मालूम होती थी। ऐसा लगता था कि इसको बनाए हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। इस दीवार में एक दरवाज़ा भी था जिस पर एक पहरेदार बैठा हुआ था। हमें देखकर वो जल्दी से स्टूल से उठ खड़ा हुआ और फौरन ही दरवाज़ा खोल दिया। हम दोनों अंदर चले गए। जल्दी हम एक कमरे के सामने खड़े हो गए, जिसकी खुली हुई खिड़की के नज़दीक नौरीन बीबी को खड़ा देखकर मैं चौंक गया। वो आलमे महवियत में खिड़की के बाहर झांक रही थी। हमारे कदमों की आहट ने उसको चौंक कर मुड़ने पर मजबूर कर दिया। मुझे देखकर वो हैरत ज़दा सी रह गई। फिर वो नवाब साहब की तरफ मुतवज्जा होकर,
उसने जो कुछ कहा उसको सुनकर मैं उछल पड़ा। नवाब साहब को देखकर उसने उंगली होंठों पर रखी और खामोश रहने का इशारा किया और बोली, अबूजान सो रहे हैं, उनको मत जगाओ। अंदाज राजदारी वाला था। ये लफ्ज़ ऐसे थे जिनको सुनकर मैं उछल पड़ा। इनके वालिद तो नवाब साहब की सूरत में इसके सामने मौजूद थे। फिर ये किस वालिद का जिक्र कर रही थी? मैं इसी उलझन में था कि मैंने नवाब की आवाज़ सुनी। हाँ बेटी, मैं उनको नहीं जगाऊंगा, बस ज़रा डॉक्टर उनका मुआयना करेंगे। उनका इशारा मेरी तरफ था। मैं गड़बड़ा गया। नवाब ने उसी वक्त मुझे आंख मारी और मैं संभल गया। वैसे अभी तक इस सूरत हाल को मैं समझ नहीं पाया था। बेटी तुम जाओ, आराम करो। नवाब साहब दोबारा नौरीन से मुखातिब हुए। डॉक्टर साहब तन्हाई में मुआयना करते हैं। तो फिर आप भी चलो। हाँ मैं भी आ जाऊंगा, तुम जाओ। नौरीन ने कुछ सोचा, फिर वहां से चली गई। इस वक्त मुझे वो नन्ही सी बच्ची दिखाई दी। नवाब ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मैंने देखा कि आराम बेड पर एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी और छत का तवाफ कर रही थी। उसके करीब दो हट्टे कट्टे नौजवान मौजूद थे। उनके जिस्मों पर नर्सों का लिबास था। नवाब साहब मुझे बेड के करीब ले आए। उन दोनों मेल नर्सों ने बड़े अदब से हम दोनों से हाथ मिलाया और एक तरफ खड़े हो गए। जैसे ही हम नज़दीक पहुंचे, बेड पर बैठा हुआ शख्स यकदम उठ खड़ा हुआ और बेहद कीनातोज नजरों से नवाब को देखने लगा। तुम फिर आ गए? मैं तुम्हारी बोटियां नोच लूंगा, तेरा खून पी जाऊंगा, बल्कि मेरा बस चले तो इस इलाके के हर आदमी को नोच खाऊं। भूख लगी है? नवाब साहब ने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा। हाँ, वो सर हिलाकर बोला। जब भी तो मैं यह सब कह रहा हूं। उसका चेहरा मुझे काफ़ी खौफनाक लगा। सामने के दो नोकीले दांत उभर कर सामने आ गए थे। मेरा दावा है अगर इस शख्स को मैं अंधेरे में देख लेता तो मेरी सिट्टी गुम हो जाती। वो हम दोनों को बारी बारी घूर रहा था। नवाब ने उससे कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा देता हूँ। ठीक है, गोश्त चाहिए लेकिन इंसान का, वो भी भुना हुआ। अच्छा, और कुछ? वो आदमी कुछ ना बोला। नवाब साहब ने मुझे बाहर चलने का इशारा किया। फिर वो भी मेरे साथ बाहर निकल आए। मैं खामोशी से उनके साथ चलता रहा। हैरत अंगेज बात थी, इस आदमी और नवाब में काफ़ी मुशाबियत थी। नवाब ने मेरी तरफ देखा और भराई हुई आवाज़ में बोले, ये मेरा सगा भाई है और नौरीन का हकीकी बाप। लेकिन नौरीन तो आपको डैड कहती है। इतना सुनना था कि नवाब की आंखें नम हो गईं। हाँ, मैंने नौरीन को माँ भी बनकर पाला और बाप भी। दरअसल मैंने शादी नहीं की, क्योंकि नौरीन में मुझे अपनी सगी बेटी दिखती है। जिस दिन मेरी शादी तय हुई, हम लोग मेहरपुर से बजरिया कार वापस आ रहे थे। कार का शदीद एक्सीडेंट हुआ और नौरीन की वालदा उस हादसे में मारी गई और भाई बच गए। नौरीन उस वक्त 6 साल की थी। भाई को होश आया तो उनका जहनी तवाजुन बिगड़ चुका था। मुशर्रफ फिर कभी ठीक ना हो सका और मुझे ही नौरीन की माँ भी बनना पड़ा और बाप भी। मुशर्रफ भाई को अस्पताल में भर्ती करवाया तो वहां से भी भाग निकले। फिर मैंने इनका मुस्तकिल बंदोबस्त इसी हवेली में करवा दिया। यह हवेली, है सारी जायदाद मेरे भाई की है। मैंने तो अपना हिस्सा गलत कार्यों में बर्बाद कर दिया। जब नौरीन मेरी गोद में आई तो इसकी उम्र 6 साल थी। फिर मुझे एहसास हुआ औलाद क्या होती है, उसकी मोहब्बत क्या होती है। नवाब का लहजा भराया हुआ और आंसुओं से तर था। लेकिन नवाब मुशर्रफ का इलाज तो मुल्क से बाहर भी हो सकता था। मैंने दुनिया भर के तमाम डॉक्टर्स को दिखा दिया है। उनका मुतफिक का फैसला है कि ये अब कभी ठीक नहीं हो सकते। सिर्फ इंजेक्शन इनकी दिमागी सतह को मुतदिल रख सकते हैं। ओह, मेरे मुंह से आज खुद निकला। कल जब तुमने वो आवाज़ सुनी तो इनको इंजेक्शन लगाया जा रहा था, जिससे इनको तकलीफ होती है। वो तकलीफ दे आवाज़ तुमने सुनी। इतना कहकर वो रोने लगे। मैंने नवाब के शाने पर थपकी दी और कहा, यह तो अल्लाह की मर्जी है। हाँ, मैं उसकी रज़ा में राजी हूँ। मैंने नौरीन को उसकी माँ बनकर भी पाला और बाप बनकर भी। इसको पालने के लिए मैंने आया का भी इंतज़ाम किया। दुनिया की हर खुशी नौरीन को दी। उस दरिंदे का खौफ कहीं ऐसा ना हो मेरी नौरीन को कुछ हो जाए। इतना कहकर वो फिर रोने लगे। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया, जिसके बाद मैं चौंक गया। मैं खामोशी से अपने कमरे में आकर लेट गया और नवाब की कहानी से बेहद मुतासिर हुआ। खास तौर पर नौरीन के बारे में जो इंकशाफ हुआ वो काफ़ी गमनाक था। हाँ, मैं शुरू से लेकर अब तक के वाक़यात पर गौर कर रहा था। उस दरिंदा सिफ्त की कहानी, जेल की सलाखों के पीछे ऐसा कातिल जो अपनी बेगुनाही के लिए रो रहा था। फिर मेरी छठी हिस्स ने, जिसने साफ महसूस किया था कि कोई नवाब साहब के कमरे से बाहर हमारी बातें सुन रहा था। क्या वो नौरीन थी या कोई और? फिर एक और अहम मामला, दीनू नामी एक शख्स का कत्ल। सुना है कि उसका इशारा हवेली की तरफ था और फिर उसको गोली लगी और मौके पर ही जाँ बहक हो गया। अचानक मैं उठकर बैठ गया। मेरे जहन में एक अजीबोगरीब ख्याल आया। वो ख्याल काफ़ी खौफनाक था, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अब मैं उठकर कमरे में टहलने लगा। मेरा जहन तेजी से हालात के, वाक़यात के ताने बाने जोड़ रहा था। ऐन उसी वक्त बाबा जी नमूदार हुए और ना जाने क्यों मेरी तरफ गौर से देखते हुए बोले, सरकार खाना इधर ही ले आऊं? हाँ, इधर ही ले आओ। और चाय? खाने के 10-15 मिनट के बाद मैंने सर हिलाकर जवाब दिया। मेरा जहन तो दूसरी तरफ लगा हुआ था। मैंने जो कुछ सोचा हुआ था अब तक उसके हिसार से नहीं निकल सका था। मैंने खाना खाया और बिस्तर पर नीम दराज हो गया। बाबा जी आए, खाने के मैले बर्तन समेटे और चाय रखकर चले गए। मेरे जहन में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ
नवाब मुशर्रफ का चेहरा घूम रहा था, जो कि नवाब अशरफ का सगा भाई था। मरने वाले दीनू ने भी हवेली की तरफ इशारा किया था। उसके दांत तेज और नोकीले किस्म के थे और वह इंसानों का गोश्त खाने की बातें कर रहा था। कहीं नवाब मुशर्रफ ही वो दरिंदा तो नहीं जो कि लोगों पर हमला करता है। कुछ ऐसा तो जरूर था जो दीनू ने हवेली की तरफ इशारा किया। ये सब सोचते हुए मैं ज़हन में एक अजीब सी सनसनी महसूस कर रहा था। ये बात थी भी ऐसी कि हर कड़ी से कड़ी मिलती जा रही थी। बहुत से ख्यालात मेरे ज़हन में थे जिनके बारे में मेरा दिमाग सोच रहा था। कभी तो नवाब अशरफ मुझे मुजरिम दिखाई देते, कभी नौरीन, कभी नवाब मुशर्रफ। कहीं ऐसा तो नहीं नवाब मुशर्रफ ही असल मुजरिम हो और लोगों पर हमला कर रहा हो? मगर क्यों? अगर वो मुजरिम था, नवाब साहब ने खुद ही हमसे क्यों मदद मांगी? दीनू का कत्ल किसने किया? क्या नवाब मुशर्रफ की जहनी हालत इस काबिल थी कि वह दीनू पर गोली चला सके? कुछ सवालात थे जो वाजे नहीं थे, वरना केस किसी खुली किताब की तरह मेरे सामने आ चुका था। खैर, दीनू का मामला तो बाद में भी देखा जा सकता था। यकीनन दीनू नवाब मुशर्रफ को पहचानता होगा और जब उसने मुशर्रफ को मौका वारदात पर देखा होगा तो नवाब को बताने हवेली की तरफ भागा होगा। मुझे उस जगह का जायजा लेना चाहिए जहां उसको रखा गया था। वहां जरूर ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जिसके जरिए वो लोगों पर हमला करता होगा। हाँ, मैं काफी देर तक सोचता रहा और फिर मैं बिस्तर पर दराज हो गया। अचानक मुझे चाय का ख्याल आया। फिर मैंने उठकर देखा तो चाय ठंडी हो चुकी थी। ठंडी चाय पीना मुझे किसी सूरत गवारा नहीं था। चुनाचे मैंने कप वॉश बेसन में खाली किया और दोबारा बिस्तर पर लेट गया। चंद लम्हे गुजरे होंगे, दरवाजा बजने की आवाज सुनाई दी। मैंने उठकर इसे खोल दिया। सामने वही बाबा जी खड़े थे। चाय पी ली सरकार? उसकी बात सुनकर मैंने सोचा कि क्या बेचारे से दोबारा मेहनत करवाऊंगा। हाँ, चाय बहुत अच्छी थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मायने खेज तासुरात उभर आई और फिर दूसरे पल ऐसी खुशी उसके चेहरे पर नजर आई जैसे कोई मनपसंद शय उसको मिल गई हो। उसके जाने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक एक अजीब किस्म की आवाज मेरे कानों से टकराई और मैं बुरी तरह से उछल पड़ा। सांप की फुंकार की आवाज इस कदर खौफनाक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने लेटे लेटे गर्दन घुमाई और कांप कर रह गया। उफ, किस कदर मोटा ताजा स्याह और सुर्ख धारियों वाला सांप था। वो अपनी छोटी छोटी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहा था और अपनी दो शाखा जुबान बार बार लिपा रहा था। उधर मेरा दूसरा हाथ आहिस्ता से अपने तकिए की जाने बढ़ रहा था। जल्द ही मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया और मेरे हाथ में मेरा सर्विस रिवॉल्वर था। इस रिवॉल्वर को गैर महसूस तौर पर अपने पेट की जानिब कर रहा था। उधर सांप ने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मुझे अपने निशाने पर भरोसा था। चुनाचे में बिजली की तेजी से घूमा और करवट बदलते ही अपने साइलेंसर लगे हुए पिस्तौल का ट्रैगर दबा दिया। हल्की सी आवाज उभरी और इस गोली ने सांप का फन उड़ा दिया। सांप फर्श पर तड़पने लगा और चंद लम्हों में ठंडा पड़ गया। फर्श खून से लाल हो चुका था। इस वक्त अगर मैं सो रहा होता तो यकीनन मेरी नीली लाश मेरे महकमे को भिजवाई जाती। मैंने एक नज़र मुर्दा सांप पर डाली और फिर कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाई। कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहां से सांप अंदर आ सके। तो इसका मतलब सांप छोड़ा गया था। मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। मेरे कमरे में सांप छोड़ने वाला कौन हो सकता था? वो जो भी था नहीं चाहता था मैं जिंदा रहूं, मगर क्यों? मैं उठ खड़ा हुआ। ये देखना चाहता था कि सांप कहाँ से छोड़ा गया था। चेक करते करते बाथरूम के अंदर आ गया जिसमें एक रोशनदान था और रोशनदान से भी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से सांप अंदर आ सके। इसका मतलब सांप को किसी ने मेरी गैर मौजूदगी में कमरे में बंद किया था। कमरे की दूसरी चाबी भी किसी के पास थी, मगर वो कौन था? नवाब मुशर्रफ या फिर नवाब अशरफ? कहीं ऐसा तो नहीं सारा खेल नवाब साहब की ईमा पर खेला जा रहा हो? नवाब साहब भी अपने भाई के लिए ऐसे हालात पैदा कर रहे हो कि वो इंसानी गोश्त से मुस्तफीद हो सके। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि सांप छोड़ने वाला जरूर ये देखने आएगा कि सांप ने अपना काम किया या नहीं। यही सोचकर मैंने मुर्दा सांप को पैर से एक तरफ किया और खुद बिस्तर पर लेटकर मुर्दा बन गया। कमरे में 0 पावर का बल्ब रोशन था ताकि आने वाले को मरा हुआ सांप नजर न आ सके। थोड़ी ही देर बाद कमरे के दरवाजे की कुंडी घूमने की आवाज सुनाई दी। फिर किसी के कदमों की आहट मेरे कानों से टकराई, जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास चला रहा हो। किसी ने मेरे ऊपर ओढ़ी हुई चादर खींची और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। फिर मैंने बाएं हाथ से उसकी कलाई को पकड़कर झटका दिया। झटका जोरदार था, वो दूर जा गिरा। ऐसे नहीं दोस्त। मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। मुझे बिस्तर से उठता हुआ देखकर वह भौंच कर रह गया। मैंने देखा कि वो एक छरीरे कद का इंसान है। उसके चेहरे पर नकाब है और स्याह रंग की पतलून कमीज पहन रखी है। मुझे ऐसा लगा कि इसकी कद काठी बिल्कुल ही नवाब मुशर्रफ के एक नर्स से मिलती जुलती है। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मैं इसके लिए तैयार था। मेरी एक भरपूर लात उसके पेट पर पड़ी और वह कराह की आवाज के साथ ही पेट पकड़ कर बैठ गया। जैसे ही मैं उसके नजदीक पहुंचा उसने बिजली किसी तेजी से उठकर एक भरपूर किस्म का घुंसा मेरे मुंह पर मार दिया। दिन में सूरज नजर आना क्या होता है ये उस वक्त मुझे पता चला। घुंसा खाते ही चकरा कर रह गया।
नकाब पोश दरवाजा खोलकर भागा। उसको भागता देखकर मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। मैं राहदारी में पहुंचा तो पूरी राहदारी खाली थी। हमलावर फरार हो चुका था। ना जाने उसको जमीन निकल गई या आसमान। मैंने सोचा कि बाहर आ ही गया हूं तो हवेली का जायजा ही ले लूं। मेरा सर घूम रहा था। मैंने पहले नवाब साहब के कमरे का जायजा लिया। वहां खराटे नशर हो रहे थे। फिर मैं नौरीन बीबी के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा अंदर से बोल्ट था, लेकिन खिड़की थोड़ी सी खुली थी जिसमें मुझे नौरीन का चेहरा दिखाई दे रहा था। नौरीन को देखकर मैं सकते में आ गया। जिंदगी में मबहूत कर देने वाला हुस्न मैंने आज तक नहीं देखा था। यूं लग रहा था कि जन्नत की हूर जमीन पर उतर आई हो। चेहरे पर बेपनाह मासूमियत थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई शीरख्वार बच्चा डर कर सो गया हो। मैं अपने दिल में एक निहायत ही लतीफ किस्म के जज्बे को उभरते हुए महसूस कर रहा था, जिसको मोहब्बत कहती हैं। फिर मेरा रुख सर्वेंट क्वार्टर की तरफ हो गया, जहां सारे नौकर रहा करते थे। मैं सबसे आखिर में बाबा जी के कमरे की तरफ गया, जो कि अलग थलग रहते थे। दरवाजा खुला हुआ था। वो एक चारपाई पर बैठे हुए ना जाने किस सोच में गुम थे। मुझे देखते ही वो हैरत से उछल पड़े। अरे सरकार, आप जाग रहे हो बाबा जी अभी तक? मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। शब ख्वाबी का मरीज हूं बाबू साहब, और आप इस वक्त? नींद नहीं आ रही थी, सोचा कि बाहर टहल लूं। मैंने अपने साथ होने वाले वाकयात का तज़किरा नहीं किया। बेख्वाबी भी अजीब मर्ज है। हाँ, मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। फिर मैंने बाबा जी से मुशर्रफ के मुतालिक पूछा कि वो जाग रहा है या नहीं। इसके जवाब में उसने लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि अगर इंजेक्शन मिल गए होंगे तो सो गए होंगे, वरना जाग रहे होंगे। फिर मैं उस हिस्से तक जा पहुंचा जहां नवाब मुशर्रफ होता है। अब वहां पर दूसरा चौकीदार था। जब मैंने उसको कहा कि मैं नवाब साहब को देखना चाहता हूँ, उसने साफ मना कर दिया। लेकिन कहा जाता है पैसा दुनिया की हर जुबान बोलता है और समझता है। चुनाचे उसने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। अंदर जाकर देखा तो उसके दोनों मेल नर्स तो जाग रहे थे, मगर वह खुद खराटे ले रहा था। नर्सों के साथ थोड़ी देर बैठने के बाद मैं वहां से चला आया। वहां मुझे कोई काम की बात मालूम नहीं हुई, लेकिन इतना मैं समझ गया कोई ऐसा है जो मेरे आने से जरूर खौफजदा है, वरना सांप छोड़ देने वाली हरकत ना होती। कमरे में आने के बाद सबसे पहले सांप का बंदोबस्त किया। फिर इस सांप को लकड़ी की मदद से बड़ी सी थैली में डाला और फिर फर्श को भी अच्छी तरह से साफ कर दिया। मैं कमरे से बाहर निकल आया। निकलते वक्त मैं टॉर्च लेना नहीं भूला था। जल्द ही मैं हवेली के सदर दरवाजे पर मौजूद था। चौकीदार ने मुझे देखा और फौरन ही मुस्ताद हो गया। सलाम साहब। चौकीदार अभी तक जाग रहा था। वालेकुम अस्सलाम, क्या चल रहा है? ड्यूटी साहब। तुम रात वाले चौकीदार हो? रात को हवेली के गेट पर तुमको डर नहीं लगता? मेरी बात सुनकर वो मुंह दबाकर हंस पड़ा। डर कैसा साहब, हम तो इसी इलाके का है, और अगर पठान का बच्चा रात से डरेगा तो पठान होने पर लानत है। वो मुंह बनाकर बोला। जवाब में मुस्कुराया। यार, मजाक कर रहा था। ऐसा मजाक मत करो साहब, हमको बुरा लगा। अच्छा ये बताओ कि अभी इस तरफ कोई आया था? कौन साहब? कोई भी, किसी को नींद ना आ रही हो तो वो इस तरफ निकल आए हो? नहीं नहीं साहब, अगर कोई आया होता तो खुशहाल खान की नज़र से बचता नहीं। वैसे भी इस इलाके में इतने वाकयात के सबब रात को कोई घूमता नहीं, चाहे वो हवेली के अंदर हो या बाहर। वाकई तुम बहुत बहादुर हो। अच्छा, मुझे बाहर जाने की इजाज़त है? दिल घबरा रहा है, टहल कर आता हूँ। नहीं नहीं साहब। अरे मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। इतना कहकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैं जाने ही लगा था, अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। क्या तुमने उस दरिंदे को देखा है? नहीं साहब, मुझे तो यह सब झूठी लगता है। लोग ख्वामखाही अफवाहें फैला रहे हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इस तरह के कई खूनरेज वाकयात यहाँ हो चुके हैं। उसने कंधे उचकाए। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि चौकीदार इन सब बातों को झूठा क्यों करार दे रहा है। चुनाचे मैंने उसकी बात का जवाब ना दिया और फिर गेट से निकल गया। दरअसल मकसद ये जानना था कि हवेली में इतनी रात को बाहर से आने का कौन सा रास्ता है। मैं हवेली से बाहर निकलकर सीधा इसकी पिछली तरफ आ गया। ऐसा मैंने किसी ख्याल के पेश नज़र नहीं किया था। चौकीदार को देखकर अंदाजा हो गया था कि हवेली में सामने से कोई मुझ पर हमला करने नहीं आ सकता। चौकीदार उसको पकड़ लेता, वो पीछे से आया होगा। हवेली के पीछे एक खाली ऊंचा नीचा रास्ता था जो काफी आगे जा रहा था। मैंने अपने कदम उस रास्ते की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही थोड़ी दूर आगे गया हूँगा, रसालपुर पहाड़ियां शुरू हो गईं। जगह जगह खुदरो पौधे और झाड़ियां थीं। हवेली की दीवार के साथ काफी दूर तक आगे चलने के बाद मुझे दीवार के साथ एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया, जिसको दरवाजा लगाकर बंद किया गया था। ऐसा लगता था जैसे ये कोई पुरानी और कदीम सुरंग हो, जिस पर तंग सी गली का गुमान हो रहा था। दरवाजा खोलकर मैं चौंक गया। हो ना हो, मुझ पर हमला करने वाला शख्स इसी दरवाजे से अंदर आया होगा। इस दरवाजे पर ताला था। मैंने जेब से टॉर्च निकाली, इस दरवाजे के ताले पर झुक गया। ताले का मुआयना करने के बाद इंकिशाफ हुआ कि हवेली का ताला जंग आलूद नहीं, बल्कि बार बार खोला जाता रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि नवाब मुशर्रफ को इंसानों पर हमला करने के लिए इसी रास्ते से लाया जाता रहा होगा। अगर नवाब मुशर्रफ जहनी मरीज हैं तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि नवाब मुशर्रफ के इस जुर्म में कोई और भी मिला हुआ है। मैं सोचता रहा। अचानक मुझे ख्याल आया, ये रास्ता कहीं तो निकलता होगा। हो सकता है कि मुझ पर हमला करने वाले इंसान ने भी यही रास्ता इस्तेमाल किया हो।
अभी मैं यही सोच रहा था कि यह रास्ता कहाँ निकलता है। ताला मजबूत था, जिसको तोड़ना आसान नहीं था। बहरहाल मैंने टॉर्च की रोशनी उधर मारनी शुरू कर दी। अचानक मुझे झाड़ियों की रोशनी में कुछ नजर आया। जब मैं उसके करीब गया, उस चीज को देखकर मैं उछल पड़ा। वो एक छोटी सी टोकरी थी जिसको पटारा कहते हैं, जिसमें जोगी और सपेरे लोग सांप रखते हैं। अब मुझे ऐसा लगा कि मुजरिम मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। मैंने इस पटारे को उठाया और अपने साथ लेकर आ गया। उस रात मुझे सारी रात नींद नहीं आ सकी। पूरी रात मेरे सामने पटारा और सांप ही घूमते रहे। दूसरी सुबह आंख खुली तो भूख का शदीद एहसास मुझे हो रहा था। चुनाचे मैं जल्दी से वॉशरूम में घुस गया। नहाकर निकला तो देखा बाबा जी मेरे सामने मौजूद थे। मैंने उनसे नाश्ता मंगवाया और थोड़ी देर के बाद मेरे लिए नाश्ता मौजूद था। नाश्ते के दौरान मैं यही सोच रहा था कि अगर सांप कामयाब हो जाता तो क्या होता। हवेली के अंदर नवाब समेत बहुत लोग मेरे सामने मुतनाज़े हो चुके थे। एक बात का तो मुझे यकीन था कि मुजरिम इसी हवेली में ही है। या तो वह नवाब मुशर्रफ है या फिर खुद नवाब। मुझे अंदाजा था जल्द ही एक और वारदात होने वाली है। मुझे अब दरवाजे का सिरा तलाश करना है, वो कहाँ खुलता है। चुनाचे मैं नवाब के पास जा पहुंचा। वो नाश्ता कर चुके थे और चाय पी रहे थे। अरे इतनी सुबह, वो मेरी तरफ देखकर बोले। आपसे एक दो बातें पूछनी है, मैंने सर्द लहजे में पूछा। वो मेरा लहजा सुनकर चौंक गया। नवाब साहब, इस हवेली में कोई ऐसा रास्ता है जो हवेली के पीछे की तरफ निकलता हो? क्या मतलब? मैं आपसे किसी ऐसे रास्ते के बारे में पूछ रहा हूँ जो कि हवेली के पीछे निकलता हो। मेरी बात सुनकर नवाब सोच में पड़ गया। काफी देर के बाद वो बोला, यहाँ एक अंधा कुआं है जहां से वो खुफिया रास्ता निकलता है और सीधा पिछली तरफ जाता है, मगर वो रास्ता कई सालों से बंद है। मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? उस रास्ते और नवाब मुशर्रफ वाले हिस्से तक कितना फासला है? तो तुम मेरे भाई पर शक कर रहे हो और ये कहना चाहते हो कि मेरा भाई उस रास्ते से बाहर निकलता है और लोगों पर हमला करके वापस आ जाता है? ये मैंने नहीं कहा। फिर शक की वजह? शक करना तो मेरे काम का हिस्सा है। हर इंसान पर शक करना मेरी ड्यूटी है। मेरी बात सुनकर नवाब के चेहरे पर गुस्सा दर आया। तुम हमारी तौहीन कर रहे हो। मेरा भाई मुजरिम नहीं। देखें नवाब साहिब, जहां जुर्म होगा वहां हर इंसान को शक की नजर से देखना हमारी ड्यूटी है। तो इसका मतलब तुम हमें भी शक की नजरों से देख रहे हो? यह सब हालात और शवाहिद पर है। लेकिन चलें, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इतना कहकर मैं उन्हें लेकर उस दरवाजे की तरफ आ गया। जैसे ही वो उस दरवाजे तक पहुंचे, मैंने नवाब साहब को बुरी तरह से चौंकते हुए देखा। इसके ताले को देखें, कहीं से भी जंग आलूद नहीं। अगर सालों पहले बंद हो चुका होता तो ताले पर जंग होता। नवाब साहब ने जैसे ही ताले को देखा, उनका रंग उड़ गया। फिर वो भराई हुई आवाज में बोले, ऐसे 4 दरवाजे हैं इस हवेली में। ये वाला दरवाजा तो वालिद साहब ने अपने दौर में ही बंद करवा दिया था। मैं नहीं जानता इसके पीछे क्या है और इसको किसने खोला है। बाकी दरवाजे? फिर मेरी बात सुनकर उन्होंने सर हिलाया और फिर मुझे उन दरवाजों की तरफ ले आए। वो कुल 3 दरवाजे थे जो कि थोड़े थोड़े फासले पर थे। हर एक पर जंगालूद ताला था। मैं दरवाजों को देखकर सोच में पड़ गया। अगर नवाब का कहा दुरुस्त तस्लीम किया जाता कि वो कुछ नहीं जानते, तो इसका मतलब असल खेल किसी और का खेला हुआ है। कौन था वो दरिंदा? अगर ये दरवाजा खुल जाता तो इस दरिंदे का राज खुल सकता था। अचानक मेरी आंखों में चमक आ गई। मैं सांपों का तमाशा देखना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर नवाब का मुंह खुल गया। उसने मुझे इस तरह देखा जैसे कि उसको मेरी जहनी हालत पर शुबा हो। फिर वो बोला, अभी तो तुम मेरे भाई पर शक कर रहे थे और अब ये? शक दूर हो गया, सोचा कि एंजॉय किया जाए, सांपों का तमाशा देखा जाए। बरखौरदार, तुम्हें यहाँ सांपों की पड़ी और यहाँ लोग मर रहे हैं। आपका केस करीब करीब हल हो चुका है और मुजरिम बहुत जल्द आपके सामने होगा। बस किसी भी जोगी या सुपेरे को बुलवा दें और वह सांपों के अलावा कुछ और साथ ना लाए, और फिर आप उसको हवेली के सेहन में रोक लें और आप भी मेरे साथ ही रहेंगे और हवेली के बाकी लोग भी उस वक्त वहां मौजूद हों। लेकिन मैं नवाब मुशर्रफ को नहीं ला सकता। उनकी बात सुनकर मैंने सोचते हुए कहा, ठीक है, जरूरत पड़ी तो सुपेरा वहां ले जाकर तमाशा दिखा देगा। मेरी बात सुनकर नवाब के चेहरे पर उलझन के आसार फैल गए। सुपेरे को दूसरे दिन बुलाने के वादे पर हम वहां से चले आए। रात के 2 बज चुके थे। मैंने अपने बैग से स्याह चेस्टर निकाला और बाहर निकल आया। मैंने अपने चेहरे पर नकाब ओढ़ ली थी ताकि मेरी शख्सियत पर्दा राज में रहे। अब मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि चौकीदार की नजरों में कैसे धूल झोंकी जाए। इसकी भी तरकीब मैंने सोच ली थी। जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा तो चौकीदार को सोए हुए पाया। उसके खराटे दूर तक नशर हो रहे थे। मुझे अपनी सोची हुई तरकीब इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं चुप करके गेट से बाहर निकल आया। जल्द ही मैं इस दरवाजे के सामने खड़ा था। अपनी जेब से एक मोटी सी पिन निकाली और उस ताले पर झुक गया। थोड़ी ही मेहनत के बाद वो ताला खुल गया। दरवाजे के खुलते ही एक नागवार बदबू का भपका मेरी नाक से टकराया। बदबू इतनी नागवार थी कि नकाब के बावजूद भी बदबू महसूस हो रही थी। मैं टॉर्च निकालकर उस दरवाजे के अंदर चला गया। ये एक लंबी सी सुरंग थी जिसमें अंधेरा था। सुरंग की बनावट काफी कदीम थी। बदबू ऐसी थी जैसे कि इंसानी गोश्त सड़ चुका हो। मैंने देखा कि इस राहदारी में बहुत से इंसानी ढांचे मौजूद थे, जिनमें बहुत सौ का गोश्त गल चुका था और बहुत सौ का गोश्त बाकी था। थोड़ी देर के बाद मैं दूसरे दरवाजे के सामने खड़ा था जिस पर एक पर्दा था।
जैसे ही मैंने दरवाज़ा हटाया, सामने एक दूसरा कमरा था। कमरे को देखकर मैं चौंक उठा। सब कुछ मेरा जाना पहचाना था, तो गोया मुजरिम मेरे सामने था। चुनाचे मैंने उस दूसरे कमरे की तलाशी ली, जिसके बाद तो मुझे यकीन हो गया कि मुजरिम कौन है। जो सबूत मुझे मिला वो इंतहाई पुख्ता थे। गोया इन सबूतों की अब बस तस्दीक बाकी थी। इसके लिए मैंने हेडक्वार्टर राब्ता किया। 2 से 3 घंटे के अंदर मुझे सारे सबूतों की तस्दीक मिल गई। वो मदारी सुपेरा इस बुलावे पर किसी कदर हैरान हुआ। वो हवेली से कुछ दूर एक ऐसे इलाके में रहता था जो कि एक कच्ची बस्ती में जाता था। मैंने इस मदारी को अपने कमरे में बुलवाया तो नवाब की हैरत गोया हदों को छूने लगी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं चाह क्या रहा हूं, और मैंने फिलहाल उनको सब्र की तलकीन की। मदारी मेरे कमरे में आया तो वह हैरत से चारों तरफ देख रहा था। शायद उसको तवक्को थी कि उसको खुली जगह पर बिठाया जाएगा, जहां तमाशबीन होंगे और वह तमाशा दिखाएगा। मैंने उसके ख्यालात भांप लिए और मुस्कुराकर बोला, तमाशा दिखाने के अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन फिलहाल तुम कुर्सी पर बैठ जाओ। उसने कंधे पर टंगा हुआ झोला निकालकर साइड पर रखा और खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। मैंने नवाब साहब को बुलवाया। थोड़ी ही देर में वो भी आ गए। उनके आते ही कमरे को लॉक कर दिया। अब कमरे में हम तीनों ही थे। मुझे मदारी के चेहरे पर घबराहट के आसार दिखाई दिए। नाम क्या है? मंगू। घबराओ मत। मेरा लहजा नरम था। कब से ये काम कर रहे हो? 5 साल हो गए। मैंने बगौर उसके चेहरे का जायजा लिया। ये बताओ, तुमने 2-3 दिन पहले किसी को सांप बेचा है? नहीं तो। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ये सुनकर मैं खामोश रहा और फिर उठकर गुसल खाने में घुस गया। जब वापस आया तो नवाब साहब के साथ साथ उस मदारी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरे हाथ में वही मरा हुआ सांप था जो कि एक थैली के अंदर था। परसों रात इस सांप के जरिए मुझ पर हमला हुआ। हमला? नवाब साहब हैरत भरी आवाज में चिल्लाई। हाँ, हमला, और सांप तुम्हारा है मंगू? नहीं। अब मंगू के चेहरे पर पूरी तरह से घबराहट थी। देखो मंगू, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, और यहाँ की पुलिस बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं तो जानता हूं कि तुमने सांप किसको बेचा, मगर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। मेरी बात पर मंगू का चेहरा उलट गया और फिर वो बोला, मैं उसको नहीं जानता, लेकिन वो काफी पक्की उम्र का आदमी था। उसने मुझे 5,000 दिए और सांप लेकर चला गया। यही सांप था? हाँ। उसकी बात सुनकर मैंने नवाब की तरफ देखा और कहा, इसको तमाशा दिखाने दें। आपका मुजरिम बस पकड़ा ही गया समझो। क्या तुम उसको पहचान चुके हो? हाँ जी। कौन है वो? इस बात पर मैंने मुस्कुराकर कहा, इस मदारी को तमाशा दिखाने दें, यही इशारों में बताएगा कि वो कौन है। थोड़ी देर बाद वो मदारी सेहन में मौजूद था। उसने पटारा खोला। पटारे के खुलते ही सांप के फुंकार की आवाज सुनाई दी और सांप फन काट कर झूमने लगा। दूसरी तरफ हवेली के लोग जमा हो रहे थे। मेरी हदायत के मुताबिक मदारी हर एक शख्स को गौर से देख रहा था। अचानक एक फायर की आवाज सुनाई दी। गोली मदारी के शाने को जख्मी करती हुई निकल गई। मदारी के हलक से तवील कराह की आवाज निकली और वह एक तवील कराह के साथ ढेर हो गया। मैंने बालकनी की तरफ देखा। वो एक नकाबपोश था जिसके हाथ में एक रिवॉल्वर था। नकाबपोश को देखकर मेरे लबों पर तंजिया मुस्कुराहट उभर आई। मुझे देखकर उसने भागने की कोशिश की। मैं जानता हूं तुम कौन हो, रुक जाओ। वो रुका नहीं, लेकिन मैं भी चौकन्ना था। मेरी पिस्तौल से एक फायर हुआ। आवाज गूंजी। गोली उसकी टांग को लगी और वो कराह कर गिर पड़ा। उसके उठने से कबल मैं ही उसके सर पर खड़ा था। बाबा जी, आपका खेल खत्म। ये सुनते ही सबके सब चौंक गए और नवाब के हलक से लामायनी सी आवाज निकली, बाबा जी। मैंने आगे बढ़कर कराते हुए बाबा जी के चेहरे से नकाब नोच ली और उसकी तरफ ड्रामाई अंदाज में देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम दवार है। तुम्हारे मुतल्लिक सारी रिपोर्ट मुझे मिल चुकी है। तुम एक आदमी मुजरिम हो। किसी को भी पैसे लेकर कत्ल कर देना तुम्हारा पेशा था। चंद साल पहले तुम एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला हुए, जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें जर्द पड़ गईं और तुम्हारी जल्द में खिंचाव महसूस होने लगा। डॉक्टर ने इस बीमारी को लाइलाज करार दे दिया। फिर तुम्हारी मुलाकात काले जादू के आमिल शंकर दास से हुई। तुम ये सोच रहे होगे कि यह सब मुझे कैसे पता चला। दरअसल मैंने उस दिन तुम्हारे कमरे की तलाशी ली। वहां से मुझे तुम्हारी डायरी मिली, जिसमें तुम अपने अमाल दर्ज करते हो। मुजरिम होते हुए तुम्हारी यह हरकत काफी बेवकूफाना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी बात सुनकर कराहते हुए दवार ने मुझे जहर खुंद नजरों से देखा और फिर गर्दन झुका ली। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, शंकर दास ने कहा, तुम अगर मुकर्रर वक्त तक हर चांद की 14 तारीख को इंसानी गोश्त और खून पियो तो तुम्हारी बीमारी का इलाज मुमकिन है। तुमने ऐसा ही किया। पहले तो तुमने कब्रें खोदकर लाशों से अपना काम चलाया, लेकिन फिर पकड़े जाने के खौफ से इस छोटे से कस्बे में आकर वारदातें करने लगे। तुम पर शक मुझे उस वक्त हुआ जिस दिन तुमने असरार करके पूछा कि मैंने चाय पी ली या नहीं। दरअसल चाय में तुमने नींद की दवा मिलाई थी। जब मैंने कहा कि मैंने चाय पी ली तो तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी नजर आई, उसने मुझे तुम्हारी तरफ से मशकूक कर दिया। इसके बाद मुझे वह दरवाज़ा मिला। उस दरवाजे ने मुझे तुम्हारे कमरे तक पहुंचा दिया। तुम्हारा कमरा मैंने पहले ही देखा हुआ था, इसलिए मुझे यकीन हो गया कि सारी वारदातें तुमने की हैं।
कमरे की तलाशी लेने पर वो डायरी मिली जिसमें तुमने अपने सारे काले कारनामों का अहवाल लिख रखा है। कोई मुजरिम अपने खिलाफ सबूत नहीं तहरीर करता, लेकिन तुम्हारी डायरी लिखने की आदत ने तुमको फंसा दिया। दीनू के कत्ल का इतराफ भी तुमने इस डायरी में कर रखा है। कोशिश तो दीनू को फंसाने की बहुत अच्छी थी। नवाब साहब आंखें फाड़े बाबा जी को देख रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे घर का मुलाजिम ही असल मुजरिम निकलेगा। ओह मेरे खुदा, नवाब साहब भराई हुई आवाज में बोले। ऐसे ही होता है नवाब साहब। ओह, मेरे मुंह में अल्फाज ही थे कि अचानक बाबा जी कराहता हुआ उठा और बेहोश मदारी की तरफ लपका। उसके शाने से खून बह रहा था। बाबा जी ने दीवानों की तरह उसके शाने से मुंह लगा दिया। मुझे खून दो, इंसानी खून दो, मैं मर रहा हूं, वो चिल्लाता रहा। फिर मैंने दो लोगों को इशारा किया वो उनको वहां से हटा दें। दो तीन लोगों ने बड़ी मुश्किलों से बाबा जी को पकड़ा। बाबा जी को संभालना आसान नहीं था। वो किसी वैश्य की तरह काबू से बाहर हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसमें इंसान की नहीं, किसी शैतान की रूह हलौल कर गई हो। रिसालपुर का दरिंदा पकड़ा गया और मेरा काम भी खत्म हो गया।